हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीजीटी, पीजीटी और रियल्टी और हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए कथन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। पहला क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। अब ये प्रश्न है, अब ऑप्शन दे रहा है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं में या श्रीधर पाठक की रचनाओं में। कि छायावादी की जो प्रवृत्ति है, छायावादी की जो विशेषता है वह किसकी रचनाओं में सबसे पहले दिखाई पड़ी। आप 4 ऑप्शन दिया है, आप ऑप्शन पढ़िए और जो सही रहे आप उस पर निशान लगाइए। इससे आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही पेपर में दिए जाते हैं और वही बार बार दोहराए भी जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वह मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति सबसे पहले दिखाई पड़ती है। आगे है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है। पत्रिकाएं भी परीक्षा में पूछी जाती है। अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है। तेज सिंह हैं या पंकज बिष्ट हैं, जयप्रकाश करदम हैं या अशोक मिश्र हैं। कौन है इसे जो अपेक्षा पत्रिका के संपादक। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, तेज सिंह। तेज सिंह अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है, अभी इसमें भी पत्रिका के बारे में पूछा है। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे। पत्रिकाएं इम्पोर्टेंट होती हैं, हर परीक्षा में आती हैं। तो कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे। अज्ञेय थे या बद्री विशाल थे, रघुवीर सहाय थे, धर्मवीर भारती थे। चारों में से कौन सही है यह आप बताइए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका कल्पना पत्रिका के संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर धर्मवीर भारती डी। आगे है, छायापथ किस विधा की रचना है। अब कंपटीशन तगड़ा हो गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। जब जितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे कंपटीशन उतने ज़्यादा हाई रहेगा। तो इसीलिए आप हमें भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी चाहिए। तो प्रश्न है, छायापथ किस विधा की रचना है। एकांकी है, संस्मरण एकांकी है कि संस्मरण है कि गद्य काव्य है कि रिपोर्टाज है। क्या है छायापथ किस विधा की रचना है। तो इसका सी सही होगा, गद्य काव्य। जो छायापथ है वह गद्य काव्य है। आगे है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। यह किस कवि की युक्ति है, माने किस कवि की जो काव्य रचना किए हैं, कविता की है, किस कवि की कविता है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। नंददास की, परमानंद दास की, कुंभन दास की, तुलसीदास की। किसकी रचना है। तो यह है कुंभन दास की है। जब अकबर अपने यहाँ फतेहपुर सीकरी बुलाया था कुंभन दास को, तब वहाँ जब मिलने गए थे इससे अकबर से, तो वहाँ कुंभन दास ने कहा था कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। जाको मुँह देखे दुख उपजत है ताको करन परि प्रणाम।
माने कुंभन दास जी उससे कहते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं उन्हें सीकरी से क्या मतलब है। आगे है सही युग्म का चयन कीजिए। टीजीटी 2001 में आया था प्रश्न। अगर जो आप शुक्ल जी की पुस्तक पढ़े होंगे तो ये सारी जितनी भी आप चीज़ें हैं जो आधुनिक काल की तो बारे में वो विस्तृत नहीं वो चर्चा की है, लेकिन तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, छाया द्विवेदी युग तक सारी रचनाएं सब कुछ वह लिखी उनकी किताबों में मिल जाएगा। इसीलिए आप अगर जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्ल जी की पुस्तक एक बार पढ़ डालिए। अब यह है कि भगवत शरण उपाध्याय इसमें दिया है कि जो सही युग्म है उसे पहचान, इसमें टिक लगाना है कि जो ये यात्रा वृत्तांत है। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। इन चारों में से यह बताना है कि कौन सा जो युग्म है, कौन दो जोड़ा है जो सही है, कि राम वृक्ष बेनीपुरी की हिमालय यात्रा है या नहीं, देवेंद्र सत्यार्थी का तूफानों के बीच है या नहीं। एक चारों में से एक सही है, आप उसको बताइए। तो इसका डी ऑप्शन सही है, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। ये इनकी रचना इनका जो है यात्रा वृत्तांत है। अब आगे है सातवां, संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है पूरी डिटेल, जो संविधान में हिंदी के किस अनुच्छेद से में क्या कहा गया, हिंदी से संबंधित और कहाँ से शुरू होता है। जैसे 343 से शुरू होता है अनुच्छेद और 351 तक। इसमें इसके बीच जितने भी अनुच्छेद आते हैं, किसमें संविधान को राजभाषा माना गया है, किसमें राष्ट्रपति का आदेश 10 वर्ष बाद कब नियुक्ति करेगी, ये सारी डिटेल मैंने एक वीडियो में बना रखी है। आपको अगर जो नहीं पता है तो वह आप वीडियो देखिए, क्योंकि अनुच्छेद से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन जरूर आता है, प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आता है। अब किस अनुच्छेद के उपबंधों में अधीन है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, तो आप बताइए इसका कौन सा सही है। इसका डी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 348। 43 से लेके 51 तक के जितने अनुच्छेद हैं वे हिंदी भाषा से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए 8वां, बोलियां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि किस अनुसूची में किस बोली को कब किस संशोधन में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं यह एक वीडियो बनाऊंगी बोलियों पर कि किस अनुसूची में कौन सी बोली है और किस संशोधन में उस बोली को सम्मिलित किया गया संविधान की भाषा में। प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में भी इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न पूछ लेगा कि जो 8वीं किस अनुसूची में भाषा संबंधित कौन सी अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी शुरू में, फिर उसके बाद जोड़ी गई भाषाएं, अब टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। तो संविधान संशोधन हुआ था, तो इसका सी ऑप्शन सही है। 2003 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इन बोलियों को राजभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे प्रश्न है कुटज निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप पढ़िए और आंसर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह 12 के हिंदी में लगा भी है कुटज निबंध। आगे है परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। परिशिष्ट उपन्यास किस
विषय पर केंद्रित है, धर्मांतरण पर या पर्यावरण पर, शिक्षा पर, राजनीति पर। इसमें से उसका विषय वस्तु कौन सा है? हर जो प्रमुख उपन्यास हैं इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसकी कौन सी विषय वस्तु है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में दे देता है। जैसे बहुत जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसकी विषय वस्तु क्या है। दसवां का डी, राजनीति पर। परिशिष्ट उपन्यास की जो विषय वस्तु है राजनीति पर आधारित है। जैसे मन्नू भंडारी का है वह भी राजनीति पर है, महाभोज। तो ऐसे जो प्रसिद्ध उपन्यास, जैसे आपका बंटी है वह छोटे बच्चे का है, तलाकशुदा जो पति पत्नी है एक दूसरे से अलग रहते हैं, उससे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस पर लिखा है। तो जितने भी प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनकी हमें कथा वस्तु पता होनी चाहिए। वाक पत्रिका के संपादक, वर्तमान संपादक कौन है? वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? अरुण माहेश्वरी, रविंद्र कालिया, सुधीर पचौरी और अरुण कमल कौन है? तो इसका सी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक सुधीर पचौरी हैं। अब आगे है पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति, माने जो पाली भाषा है उसकी व्युत्पत्ति, जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है? प्राकृत, पाकड़, पाड़, पाउल, पाली, पंक्ति, 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 पल्ली, पाली, पर्याय, पलियाय। अब देखो ये यूपी जीडीसी 2008 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पाली शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है पर्याय से पालियाय, पालियाल से पाली। जैसे विकृत रूप होता है, जैसे जैसे विकृत होता जाता है वह चेंज होता जाता है। आगे है पाली भाषा के सर्वप्रधान वैयाकरण माने व्याकरण लिखने वाले कौन हैं? कच्चायन है, पतंजलि है, पाणिनि है, हेमंद्राचार्य। पाली भाषा के जब से प्रसिद्ध व्याकरण के विद्वान कौन हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कच्चायन। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। क्रिया जो हम करते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3, 2, 4, 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। करेक्ट आंसर बी। आगे है 15वां प्रश्न। यह रल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कि ऊष्म व्यंजन कि इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं? इसका बी ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन। आगे है सदियों का संताप किस कवि की कृति है? सदियों का संताप किस कवि की कृति है? जयप्रकाश करदम, मोहनदास नैमिषारय, ओम प्रकाश वाल्मीकि और सुशीला टाकभोरे। इसका चारों में से कौन सा सही उत्तर है, आप बताइए। सदियों का संताप जो कृति है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इसका सी करेक्ट आंसर, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब आगे है मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य किया? आपका बंटी, महाभोज, यही सच है और स्वामी। जो इनकी कौन सी रचना है? जो पहले उन्होंने उपन्यास लिखा इसमें से, और इसमें से कुछ कहानी उपन्यास दोनों है, लेकिन तो जो जिसका नाट्य रूपांतरण किया पहले उन्होंने उसे उपन्यास लिखा
फिर उसका नाट्य रूपांतरण किया। तो इसका बी ऑप्शन सही, महाभोज। महाभोज उनका उपन्यास भी है और नाटक भी है। इसी का रूपांतरण उन्होंने नाटक में किया है। आगे प्रश्न है, देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? जो देवचरित हैं, देव रचित अष्टयाम, देव ने, जो देव हैं रीतिकाल के कवि, उन्होंने भी अष्टयाम लिखा है, तो उसकी विषय वस्तु क्या है? आश्रयदाता आजम शाह की प्रशंसन्ति, रसों का विवेचन, नायिका भेद, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। चारों में से कौन सा सही है, आप बताइए। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन देव ने अपने अष्टयाम में किया। आगे है, देखो मैं इस पर वीडियो बनाई हूँ, मैं बोल रही हूँ जो आयोग की स्थापना है और जो अनुच्छेद है संविधान के हिंदी से संबंधित, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये यूपीजीडीसी 2012 की परीक्षा में पूछा गया। अगर जो आप ये वीडियो मेरा न देखे हैं तो आप यह वीडियो जाके देख लीजिए कि कौन सी स्थापना किस वर्ष है, किस आयोग की स्थापना कब हुई है। इसका है 1960, 1961, 1962, 1963। इसमें से कौन सा सही है, आप बताइए। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे है, लाठी शब्द का अर्थ सहारा, अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? अर्थापकर्ष, अर्थोपकर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण। यह जो है, यह जो भारतीय काव्य शास्त्र से लिया गया है, जो गुण दोष बताए हैं जो विद्वानों ने, उसके बारे में है वहाँ से। तो इसका डी है, अमूर्तिकरण। लाठी शब्द का अर्थ सहारा होता है, अर्थात विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। डी, अमूर्तिकरण, ऑप्शन डी। आगे है, यह यूजीसी नेट परीक्षा 2013 में पूछा गया था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी बताई है? 13 स्वर, 39 व्यंजन, 52, 12 स्वर, 34 व्यंजन, 46, 15 स्वर, 41 व्यंजन, 56, 14 स्वर, 36 व्यंजन, 50। जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी बताई है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, 13 स्वर, 39 व्यंजन। आगे है, अकाल में सारस किस कवि की कविता संग्रह है? अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? चंद्रकांत देवताले, उदय प्रकाश, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक करेक्ट आंसर है। आप इसका सही उत्तर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है सी, केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस जो है यह केदारनाथ की रचना है। आगे है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। यह यूपी पीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबको पता है उदंत मार्तंड पहला हिंदी का समाचार पत्र था, जो कानपुर के जुगल किशोर इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से निकलता था और इसका सन 1826 ईस्वी है। आगे है, आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? खड़ी बोली, अवधी में, ब्रज भाषा में, इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध जी ने लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से ब्रज भाषा में किया था। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मुंबई, बनारस, दिल्ली, जयपुर। हंस पत्रिका का
पहले बताइए इसके संपादक कौन थे। तो हंस पत्रिका के पहले संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। उसके बाद बी, इसका आंसर बी होगा, बनारस से। इसके संपादक प्रेमचंद थे। पद्मावत में कुल सर्गों खंडों की संख्या है 57। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा भी गया और वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जैसी का है पद्मावत ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध महाकाव्य है। 56, 55, 54 माने किसमें जो उसके सर खंड तो 2 खंड है, उत्तरखंड और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 ही खंड है, लेकिन तो इसमें सर्ग हैं वह कितने हैं। खंड भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 2 खंडों में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, लेकिन सर्ग इसके 57 है। 57 सर्गों में बटा है। आगे है ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास हीन अनुमानो, ऐसे कविन की वाणी हो सो जानिए। माने कह रहे हैं कि यह किसकी रचना है कि जो कवि कहते हैं कि ब्रज भाषा में अगर कोई रचना लिख रहा है तो आप यह मत अनुमान लगाइए कि वह ब्रज का ही निवासी हो। यह किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भिखारी दास की, देव की, पद्माकर की। इसका बी ऑप्शन भिखारी दास। भिखारी दास ने कहा है ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास हीन अनुमानो, ऐसे ऐसे कवि न की वाणी हूँ तो जानिए। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है, माने कौन सी विधा है? बोलगा से गंगा यह कौन सी विधा की रचना है? सबसे पहले इसके रचनाकार कौन है? बोलगा से गंगा के रचनाकार कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। नहीं सॉरी, मुझे कंफर्म नहीं पता चल रहा है। बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा संस्मरण है। बोलगा से गंगा ही यज्ञ की शायद है, यज्ञ का यात्रा संस्मरण है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरकृत भ्रमर गीत को, सूर सागर को, सूर सारावली को और साहित्य लहरी। ये सब जो है सूरदास जी की ही चारों रचनाएं हैं। अब इसमें से पूछ रहे हैं कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो सूर सागरकृत सूरकृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नैमिल राय, माता प्रसाद, कमल भारती, सूरज पाल चौहान। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो माता प्रसाद इसके लेखक हैं, माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद। आगे है, फिर आ गया राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? कुल कितने नियम हैं राजभाषा नियम में 1976 में? कुल कितने नियम हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 12 नियम हैं। आगे है यहाँ पर अनुच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप मेरी बात मानिए और जो अनुच्छेद का मेरा वीडियो है वह आप देख लीजिए। उसमें मैंने 343 से लेके 351 तक के सारे अनुच्छेद बताए हैं किसमें क्या है। अब वह प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों के अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? मैं बोली थी कभी कभी कथन दे देगा, अनुच्छेद पूछ लेगा, कभी अनुच्छेद दे देगा, कथन पूछ लेगा। अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 348। चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है?
तो इसका डी ऑप्शन सही है 348। आगे हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। 2008 में ये पूछा गया है। हिंदी भाषा से, मराठी भाषा से, बंगाल भाषा से, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। प्रश्न है जो हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए संस्कृत से के जो शब्द हैं उनको प्राथमिकता देते उपयोगी जो हमारे लिए काम के शब्द है उसे ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जो तत्सम शब्द हैं उनकी विशेषता यही होती है कि वह सीधे संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। जो भारतीय भाषा है वो सभी के लिए संस्कृत के जो उपयोगी शब्द हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है उपयोग के लिए। आगे है मानक हिंदी व्याकरण के कारक व व्याकरण कोटि है जो एक ऑप्शन दिए हैं। इसके आगे के यहाँ पर शब्द पूरे होंगे कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक व कारण व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है या संज्ञा सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, उद्देश्य और विधेय पदों को जोड़ती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। चारों में से एक सही ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। आगे है 35 नंबर, साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा गया? यह शुक्ल जी ने कहा है। तुलसीदास को कहा है कि घनानंद को कहा है कि सूरदास को कि रसखान को? तो साक्षात रस मूर्ति शुक्ल जी ने घनानंद को किया, इसका सी ऑप्शन सही है। राघव चेतन का संबंध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। राघव चेतन किसमें है? राम कथा में है उसका संबंध कि कृष्ण कथा से है, संत काव्य से है, पद्मावत काव्य से है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। आप बताइए कौन सा सही है? तो जो राघव चेतन है वह पद्मावत से संबंधित है। पद्मावत में राघव चेतन, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावती, नागमती, ये सब रतन सेन, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी इसमें पात्र हैं वह किसी न किसी चीज़ का प्रतीक भी है। जैसे रतन सेन है वह हृदय का प्रतीक है, राघव चेतन जो है और जो तोता है वह गुरु का प्रतीक है, पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है, नागमती सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। ये सब प्रतीक हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। आगे है कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद है, शैवागम है, रहस्यवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, शैवागम। माने शैव आनंदवाद का जो दार्शनिक आधार है वह शैव है। बिहारी सत्साई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? कल्पना की समाहार शक्ति, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग, पिंगल वर्णन। तो बिहारी प्रसिद्ध ही हैं। इसमें शुक्ल जी के बहुत से जितने भी कथानक हैं इनके बारे में वह पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इसका ये सही है, कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी सत्साई की यही विशेषता है कि कल्पना की समाहार शक्ति, और बिहारी के बारे में यह कथन भी है कि गागर में सागर भरना, माने छोटे में अधिक कहना। आगे प्रश्न है, बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन सा है? बिहारी हैं, बोधा हैं, मतिराम हैं, ठाकुर हैं। इसका सी ऑप्शन सही है, मतिराम। रीतिकाल के अक्सर जितने भी कवि हुए हैं
वह किसी न किसी राजा के दरबारी कवि थे। सारे कवि को हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अक्सर रीतिकाल के जितने भी कवि हैं वह किसी न किसी राजा के दरबार में थे। जैसे बिहारी जय सिंह के दरबार में रहते थे, और भूषण शिवाजी के यहाँ और छत्रसाल जी के वहाँ रहते थे। आगे है कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरिक प्रचारी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था। जो उनका व्याकरण का ग्रंथ है वह क्या नाम है उनका। हिंदी का सरल व्याकरण या हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण, हिंदी व्याकरण या हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण, कौन सा इसका ऑप्शन सही है। कामता प्रसाद गुरु का जो हिंदी का व्याकरण है वो किस नाम से है, तो इसका सी ऑप्शन है, हिंदी व्याकरण। आगे है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, गुप्त लिपि से। हिंदी का देवनागरी लिपि से विकास हुआ है और देवनागरी का ब्राह्मी लिपि से। सी करेक्ट आंसर है। आगे 42 नंबर, सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है। उदीच्य, प्रतीच्य, प्राच्य, दाक्षिणात्य। आधुनिक आर्य भाषाओं को किसके अंतर्गत रखा है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्राच्य। आगे सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है। वचन, लिंग, पुरुष, कारक। जो सर्वनाम माने किस कारण से वह नहीं बदल सकता, तो लिंग। सर्वनाम लिंग के कारण से नहीं, कोई भी लिंग हो वो सर्वनाम जो है वह नहीं बदलता है। आगे है हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं, इसका सी करेक्ट आंसर 7। कारक जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण, संप्रदान, ये सब जो है वह 7 होते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। जोशुआ केटलर थे, किशोरीदास वाजपेयी थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे, कामता प्रसाद गुरु थे। तो हिंदी का जो पहला व्याकरण है ये जोशुआ केटलर ने लिखा है। जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे, जोशुआ केटलर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पीजीटी में आया हुआ है। आगे है हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा है, माने वह दैनिक है, मासिक है, पाक्षिक है, साप्ताहिक है, कैसा है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र यह कौन सा है, साप्ताहिक है। असंगत युग्मकों, शब्द युग्मकों में कौन सा असंगत है। अफसोस फारसी भाषा का है, कैंची तुर्की भाषा का है, गमला पुर्तगाली भाषा का है, कारतूस अंग्रेजी भाषा का। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, तो कौन सा असंगत है। तो जो कारतूस शब्द है यह अंग्रेजी भाषा का नहीं है, यह किसी और भाषा का है। आगे है प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई थी। यह बहुत सी ऐसी कहानियाँ उपन्यास हैं जिस पर फिल्म बनी है। जैसे मन्नू भंडारी का यही सच है पर रजनीगंधा फिल्म बनी है, और तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम पर तीसरी कसम बनी है, और उसने कहा था पर गदर बनी है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिस पर फिल्म बनी है। तो कह रहे हैं पहली फिल्म किसकी है। दुविधा है, अनेकों, हिटलर, बनिया का चाकर, साधु की कमाई।
दुविधा। पहली फिल्म जो बनी है तो उनकी कहानी दुविधा पर बनी है। अपरूप का कवि किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को, विद्यापति को, बिहारी को, निराला को। अपरूप का कवि किसे कहते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, विद्यापति को। 49 का बी, विद्यापति। अपरूप का कवि विद्यापति को कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक माने अनुवाद किया गया दूसरी भाषा से? भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, रत्नावली। इनका कौन सा नाटक है जो मौलिक नहीं है बल्कि अनुदित है? तो सी, रत्नावली नाटक जो है वह अनुदित है, मौलिक नहीं है। मौन स्वर कितने होते हैं? मान स्वर 7, 6, 9, 8। इसका डी करेक्ट आंसर है 8। मान स्वर 8 होते हैं। आगे प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, काका कालेलकर, उदय नारायण तिवारी। माने पूछ रहे हैं कि जैसे भाषा के विकास में अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत देते हैं, तो कह रहे हैं कि कौन से विद्वान ने रोमन लिपि का सुझाव दिया था देवनागरी लिपि के स्थान पर? तो इसका ए ऑप्शन सही है, सुनीत कुमार चटर्जी। इन्होंने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया था। आगे 53वां क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखाचित्र किस लेखक ने लिखा है? माटी की मूर्तें, रांगे राघव, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा या रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तियाँ नेट के पेपर में किस सिलेबस में है? तो इसका डी ऑप्शन है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्ति लिखी हैं। उसमें प्रत्येक ये बताए हैं कि जो माटी की मूर्तें हैं वो हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं और कितनी तरह की मूर्तें होती हैं। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? परिंदे नामवर सिंह की कहानी है ने निर्मल वर्मा की है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है, इसको पहली कहानी किसने माना? नामवर सिंह ने, लक्ष्मी सागर वासड़े ने, राजेंद्र यादव ने, शंभुनाथ ने। तो नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। आगे मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह। जैसे जब दो कवि या लेखक आपस में पत्र व्यवहार करते हैं तो उसका वो लोग नाम दे देते हैं। तो जो मित्र संवाद पत्र साहित्य है किसके किसके बीच लिखा गया है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल के बीच, नेमिचंद जैन, नागार्जुन के बीच, अमरीलाल नागर, यशपाल के बीच या अज्ञेय विद्यानिवास मिश्र, किनके बीच लिखा गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही है। मित्र संवाद जो पत्र साहित्य है वह रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है, दोनों के बीच में। आगे है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री हैं, मैत्रेयी पुष्पा हैं, मन्नू भंडारी हैं, पद्मा सचदेवा हैं। चार में से एक ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। तो 56 का ए ऑप्शन सही, कृष्णा अग्निहोत्री आत्मकथा। लगता नहीं दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री का है। आगे प्रश्न है, हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है?
अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी जाति माने हिंदी को जातीय भाषा विद्वानों ने कहा है, तो इसको सबसे पहले किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने हिंदी को जातीय भाषा कहा था। आगे है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोंगरी, भोजपुरी, मैथिली, बोडो। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी जो है वह संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 59, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? भारत भारती, चिनगारियाँ, बंदिनी, झांसी की रानी। तो इस माने सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। कौन सी कहानी है, कौन सी कृति माने कौन सी रचना है? तो बी चिनगारियाँ जो है इस पर सरकार ने रोक लगा दी थी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस लेखिका का है? ममता कालिया का, चित्रा मुग्दल का, मैत्रेयी पुष्पा का, राजी सेठ का। इसका बी करेक्ट आंसर चित्रा मुद्गल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह चित्रा मुग्दल का है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो आसान है, इसका सी ऑप्शन सही है, अद्भुत रस का। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं है? छंद वैविध्य, रस वैविध्य, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रबंध पटुता। कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल ने अक्सर तुलसीदास जी को सबसे प्रसिद्ध सबसे अच्छा कवि माना है, लेकिन कह रहे हैं कि कौन सी वह विशेषता है जो तुलसी में नहीं है, सूर में है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। आगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है? कामता प्रसाद गुरु की, किशोरीदास वाजपेयी की, श्याम सुंदर दास की, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से चारों में से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को आसानी से समझ सकता है? तो कामता प्रसाद गुरु, ए करेक्ट आंसर। आगे है, लोकनायक वही हो सकता है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? माने ये जो पंक्तियां हैं यह किसकी हैं, किस विद्वान ने लिखी है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र। तो यह बी इसका करेक्ट आंसर है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं। आगे है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने दी है? भट्टलोल्लट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। किसने भरत मुनि के रस सूत्र पर जो अनुमितिवाद है वह अनुमितिवाद किसने चलाया संप्रदाय? सी करेक्ट आंसर शंकुक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संस्कृत के आचार्य लोग हैं। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधुओं ने, हिंदी नवरत्न ने, पदम सिंह शर्मा ने, नहीं सॉरी ये दोनों ऐसे मैच करना है, सॉरी। किस आलोचक ने देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु ने नवरत्न में, पदम सिंह शर्मा बिहारी सत्साई की भूमिका में, कृष्ण बिहारी मिश्र देव बिहारी
और बिहारी, लाला भगवान दिन बिहारी और देव कि मैंने बताया है कि देव बड़े हैं या बिहारी। यह विवाद हो गया, तुलनात्मक आलोचना शुरू हो गई थी द्विवेदी युग में ही। तो ए मिश्र बंधु हिंदी रत्न में इन्होंने इस विवाद को जन्म दे दिया था कि देव बड़े हैं या बिहारी। 66 का ए। आगे है, बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुख भरा हुआ क्यों हीरो से। यह किसकी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा है, रूपक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। कौन सा अलंकार है। सारे जैसे परीक्षाओं में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, व्याकरण पूछे जाते हैं, सब कुछ पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा अलंकार, रस अलंकार छंद सब पूछा जाता है पेपर में। तो इसका बी है रूप कातिशयोक्ति अलंकार। आगे प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या की है। तो इसका ए करेक्ट आंसर 1900 से 1950 विक्रमी तक, सॉरी 25 है। प्रथम जो समय की समय अवधि है इसका भी 1925 से 1950 ईस्वी तक विक्रमी तक। आगे, देव किस जिले के थे। मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, इटावा। इसका डी करेक्ट आंसर है, इटावा के थे देव। अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है। उस्मान, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुतुबम। तो इसका बी करेक्ट आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच, जापानी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। यह किस भाषा के शब्द हैं। तो इसका डी सही आंसर है, पुर्तगाली। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण की उपाधि से विभूषित किया गया था। ये तो पता है, नंददास, आसान है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं। 6, 3, 8, 4। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 8 है, सी करेक्ट आंसर, 8 भेद होते हैं। कत देखाए कामिनी दई, दामिनी को यह बा है। थरथराती सो तन फिरे, फरफराती धन। किसकी पंक्तियां हैं। रहीम की हैं, बिहारी की हैं, रसलीम की हैं, भिखारी की हैं। तो सी करेक्ट आंसर, ये रसलीम की पंक्तियां हैं। आगे है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता किसकी है। रामचंद्र शुक्ल की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। राम कुमार वर्मा की है। राहुल सांस्कृत्यायन की है। यह किसकी है। तो इसका भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है, यह भक्ति काल की शुरुआत है, वह भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। आगे, दंडी की काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है। तो इसका सी करेक्ट आंसर, काव्यादर्श। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जगदीश गुप्त थे। इसका डी करेक्ट आंसर, 77 का सी करेक्ट आंसर है। नरेश मेहता कहाँ है। सी करेक्ट आंसर, नरेश मेहता।
आगे खलटाही का दूसरा नाम क्या है? उपनाम होता है जैसे बोलियों का। बघेली का खलटाही किस बोली का दूसरा नाम या उपनाम है? बुंदेली का, छत्तीसगढ़ी का, ब्रजी का खलटाही। तो छत्तीसगढ़ी की जो है उप बोली है खलटाही। जैसे ब्रज की है, बघेली की बोली है, ब्रज की कौन सी है, जादू बाटी ऐसे करके है। हर बोलियों की प्रमुख बोलियां हैं। स्वनिम का अर्थ क्या है? स्वनिम किसे कहते हैं? वर्ण को, अक्षर को, शब्द को, ध्वनि को। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। ध्वनि को हम स्वनिम कहते हैं, जो अक्षर हम लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? यश के लिए, लोकहित के लिए, परंपरानुपालन के लिए, स्वांत सुखाय के लिए। जो तुलसीदास जी ने है रामचरितमानस को की रचना करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? तो स्वांत सुखाय, सब सुखी हूँ। आगे है विरोधों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ मिश्र ने। विरोधों का सामंजस्य किसने प्रतिपादित किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? माने ये कौन से सूफी है? नूर मोहम्मद हैं कि कुतुबन हैं कि मुल्ला दाऊद हैं कि कासिम शाह हैं? कौन हैं जिन्होंने अक्सर जितने भी सूफी कवि हुए हैं उन लोगों ने दोहा चौपाई का प्रयोग किया है? लेकिन तो जो ये नूर मोहम्मद हैं इन्होंने बरवे चौपाई का प्रयोग किया है अपनी रचना में। आगे है 83 क्वेश्चन। भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? भट्टलोलट ने कौन सा मत प्रतिपादित किया था? भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भोगवाद, अनुमतिवाद। भट्टलोलट हैं इन्होंने कौन सा मत प्रतिपादित किया था? तो उत्पत्तिवाद। काव्य शोभाकरण धर्मान लकारात प्रचक्षते उक्ति के लेखक हैं? भामा, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट और आचार्य दंडी। तो 84 का डी ऑप्शन, यह दंडी की युक्ति है। काव्य शोभाकरण धर्मान लकारात प्रचक्षते। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन, सहज प्रवाहमयी, उर्दू की सब। इसका एक करेक्ट आंसर है पूर्वीपन। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन रहता है। उन्होंने जो रचना लिखी है सदल मिश्र की, सॉरी याद नहीं आ रही है रचना का क्या नाम है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं? शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर। प्रभाकर श्रोत्री कविता की तीसरी आंख की रचनाकार है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग किसने कहा था? मिश्र बंधु ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ग्रियर्सन ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो हजारों बार का रिपीट किया हुआ प्रश्न है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा है। हिंदी की काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है? विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नेमीचंद जैन।
तो इसका सी करेक्ट आंसर है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं रमेशकुंतलम में विजय देवनारायण शाही, मुक्तिबोध मनोहर श्याम जोशी। तो इसका सी करेक्ट आंसर है मुक्तिबोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? ये तो बहुत ही आसान है, केशवदास। 1000 बार का रिपीट किया हुआ प्रश्न है। आगे है वाक्यम रसात्मक काव्यम। काव्य की परिभाषा की प्रस्तोता कौन है? जगन्नाथ हैं, वामन हैं, विश्वनाथ हैं, दंडी हैं। तो आचार्य विश्वनाथ करेक्ट आंसर। आगे तुलसीदास चंदन घिसाई के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तो हरिशंकर परसाई, क्योंकि ये व्यंग है तो व्यंग हरिशंकर परसाई ही लिखते थे। कुट्टी चातर नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? तो अज्ञेय इसका करेक्ट आंसर है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका ए करेक्ट आंसर है, पश्चिमी हिंदी। आगे उदयभान चरित के लेखक लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल और ईसा अल्लाह खां। तो ईसा अल्लाह खां करेक्ट आंसर। और जो रानी केतकी की कहानी है उसका दूसरा नाम उदयभान चरित है। अमन का राग के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन। सी करेक्ट आंसर, शमशेर बहादुर सिंह। काल क्रमानुसार इन रचनाओं को सही क्रम में लगाइए। पद्मावत, मृगावती, चित्रावली, मधुमालती, माने इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। पहले मृगावती कुतुबन ने लिखी, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का क्रम बताइए। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान। अगर जो यह आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से पता चल जाएंगे चारों में से। पहले देखिए कि कौन सबसे पहले लिखी गई रचना है, कौन क्या। तो इसमें ऐसा दे देता है कि आप वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे इसका डी ऑप्शन है अर्धकथानक। तो अर्धकथानक जो है यह पहली आत्मकथा है। तो वैसे ही प्रसिद्ध है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपनी पहली आत्मकथा लिखी थी अर्धकथानक। यह हिंदी की पहली आत्मकथा है। तो वैसे ही पता चल जा रही है, जो क्रम के अनुसार सजाना है तो पहली यही आ रही है और किसी में है नहीं। तो इसका डी करेक्ट आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अब इसमें बताना है साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी। इसका बी करेक्ट आंसर है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है। तो बी करेक्ट आंसर। आगे है स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 5 स्पर्श व्यंजन। तो डी करेक्ट आंसर है इसका। आगे रामनिरस्त त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों से किया है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहीं पर हमारी 100
तो हमारे 100 प्रश्न खत्म होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। और जाहिर सी बात है, जो प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है वही पेपर में पूछा जाता है, तो आने वाली परीक्षा के लिए ये भी बहुत ही हेल्पफुल। अगर जो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही ऐसे अच्छी वीडियो डालती रहूं और आप उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब नेक्स्ट वीडियो में हम बोली पर बनाएंगे और प्रीवियस ईयर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस पर भी बनाएंगे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।